डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार धमकाया ब्रिक्स नेशंस को और इस बार की धमकी काफी सीरियस लग रही है। US President-elect Donald Trump has warned BRICS members. तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि अगर डी डॉलराइजेशन पे ब्रिक्स कोई नई करेंसी बनाने की सोच रहा है या फिर कोई भी कंट्री ऐसी साजिश करती है जहां पे वो डॉलर के बिना ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस कंट्री पे यूएस लगाएगा 100% टैरिफ्स। मतलब यूएस के साथ ट्रेड करना और मुश्किल होने वाला है। और इसकी शुरुआत होती है ब्रिक्स के काजान समिट से। तो 2024 के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन के बुलाने पे जब ग्लोबल इमर्जिंग इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया काजान समिट में, तो कहीं ना कहीं उसका दर्द महसूस किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, क्योंकि जो डिस्कशन और आउटकम निकल के आया ब्रिक्स समिट से वो वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं। तो मतलब अमेरिका की दादागिरी बंद होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका जिसे चाहे जब चाहे सैंक्शन कर सकता है, फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उनके डॉलर की वैल्यू हर एक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉरेन रिजर्व्स हों या फिर ट्रेड की बात की जाए। तो ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स को फॉर्म कब किया गया था और ये ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव क्यों ढूंढना चाहती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट इतने टैरिफ थ्रेट्स क्यों दे दिए हैं ब्रिक्स नेशंस को, और इंडिया का डी डॉलराइजेशन पे क्या स्टांस है? आइए समझते हैं इसे डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर। तो ब्रिक्स शब्द को पहली बार 2001 के अंदर यूज किया गया जब गोल्डमैन सैक्स के जाने माने इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द का यूज किया ये जताते हुए कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये इमर्जिंग इकोनॉमीज बनने वाले हैं 21वीं सेंचुरी के नए सुपर पावर और बन सकते हैं वेस्टर्न पावर्स का एक ऑल्टरनेटिव। उसके बाद से ही ब्रिक कंट्रीज के अंदर बातचीत काफी रफ्तार पकड़ने लगी और फाइनली 2006 के अंदर आके ब्रिक कंट्री ने अपनी पहली फॉर्मल मीटिंग की, जहां पे चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। और रशिया ने 2009 के अंदर पहली बार फॉर्मली ब्रिक नेशंस का पहला समिट होस्ट किया। 2010 आते आते ब्रिक नेशंस ने इन्वाइट किया साउथ अफ्रीका को और बन गया ब्रिक्स, जिसे हम आज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बोलते हैं। तो ब्रिक्स को बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? तो ब्रिक्स नेशंस को फॉर्म किया गया एक कॉमन गोल को ध्यान में रखते हुए, जहां पे इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर ट्रेड को स्ट्रेंथन किया जाए, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, चैलेंज किया जाए वेस्टर्न डोमिनेंस को और डेवलपमेंट के गोल्स को प्रमोट किया जाए। और 2024 आते आते वेस्टर्न कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं ब्रिक्स की पावर और ब्रिक्स बन चुका है एक इमर्जिंग ग्लोबल वॉइस। तो 2024 के काजान समिट के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ फिगर्स को प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, जो ये बताता है कि ब्रिक्स नेशन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इस दुनिया के ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर। तो प्रेसिडेंट पुतिन के अकॉर्डिंग ब्रिक्स नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की 37.4% जीडीपी और उसके अगेंस्ट जो G7 कंट्रीज हैं वो सिर्फ 29.3% कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रॉक्स वर्ल्ड जीडीपी के अंदर। और ब्रिक्स नेशंस कमांड करते हैं 30% ऑयल प्रोडक्शन, 25% का ग्लोबल ट्रेड। ये फिगर्स काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर ब्रिक्स नेशन चाहें तो इन फिगर्स के साथ वो ग्लोबल पावर को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। और यही है सबसे बड़ा पेन पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रंप और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। आज प्रेजेंट ब्रिक्स के अंदर 10 मेंबर हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूथोपिया और ईरान ब्रिक्स के अंदर शामिल है। और ऐसी और 40 इमर्जिंग इकोनॉमीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया ब्रिक्स ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए। तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये ग्रुप अब छोटा ग्रुप नहीं रह गया, काफी बड़ा ग्रुप और काफी ज्यादा डोमिनेंस वाला ग्रुप बन चुका है और ये क्लियरली वेस्टर्न जो डोमिनेंस है उस पावर को शिफ्ट कर सकता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही चल ही रहा है तो ब्रिक्स नेशंस क्यों डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक साथ आके रशिया के एसेट्स को फ्रीज किया, तो एक मैसेज जो सारी दुनिया के अंदर ट्रैवल हुआ वो ये था कि वेस्टर्न कंट्रीज जब चाहें किसी भी कंट्रीज के एसेट्स को फ्रीज कर सकती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती हैं और उसका ट्रेड एकदम डिसरप्ट कर सकती हैं। और ये पावर सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास ही क्यों है? और वहीं से रफ्तार पकड़ता है डी डॉलराइजेशन और यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव की डिस्कशन। ग्लोबल ट्रेड के अंदर यूएस डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि अगर कोई चाहे यूएस डॉलर के बिना ट्रेड करना भी तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और दुनिया की हर एक कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व्स को यूएस डॉलर की बजाय किसी और अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसीलिए तो अमेरिका इतनी दादागिरी करता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है जहां पे उन्होंने ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल किया हुआ है। और ब्रिक्स नेशन का कहना है कि हम सारी पावर यूएस डॉलर के हाथ में ही क्यों दें, क्योंकि अब 1950s का टाइम तो रह नहीं गया। काजान समिट का मैसेज बहुत क्लियर था, जिसके बाद डी डॉलराइजेशन की बात काफी रफ्तार पकड़ती है। हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए जो डॉलर का ऑल्टरनेटिव हो और जिससे हम वर्ल्ड ट्रेड कर पाए। और करंटली रशिया, चाइना अपना जो ट्रेड है वो अपनी लोकल करेंसीज रूबल और युआन के अंदर करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। और बात भी सही है, स्टेबिलिटी के लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता है, अमेरिका के जो एलाइज हैं उस पर सैंक्शन नहीं लगाए जाते हैं, पर दूसरी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन फट से लगा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बायसनेस है इस दुनिया के अंदर जो कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकती है, इसीलिए यहां से शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है ग्लोबल पावर का डोमिनेंस। अब आते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात पे, जहां पे 2024 के इलेक्शन कैंपेन के अंदर मैसेज बहुत क्लियर था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट। बट ये अमेरिका ग्रेट तभी बन पाएगा जब यूएस डॉलर ग्लोबल ट्रेड के अंदर डोमिनेंस दिखाता रहेगा और उसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ेगी। बट उसके ऑल्टरनेटिवली ब्रिक्स कंट्रीज के डी डॉलराइजेशन वाले मुद्दे को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घबराहट के अंदर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं लगाऊंगा 100% टैरिफ
जो भी कंट्री डी डॉलराइजेशन की बात करेगी और ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी और करेंसी को बनाने की बात करेगी। अभी के लिए तो दुनिया को ये सिर्फ थ्रेट्स ही लग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे भी नहीं है और उससे पहले ये डिस्कशंस करनी स्टार्ट कर दी हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा स्मार्ट नेगोशिएटर है, तो ये टैरिफ्स के थ्रेट को देके वो अपने डॉलर को बचाना चाहते हैं। यही देखा हमने कनाडा और मेक्सिको के साथ। अमेरिका की इस टाइम पे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स है। अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेशन कनाडा और मेक्सिको से होता है और ड्रग्स सारा मेक्सिको से आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्मार्ट नेगोशिएशन स्किल्स को यूज करते हुए कनाडा और मेक्सिको को ये बोलते हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर दो, नहीं तो 25% टैरिफ्स के लिए तैयार हो जाओ। और हैरानी की बात यह है कि कनाडा और मेक्सिको इस बात पे सहमत भी हो गए, बट कहीं ना कहीं ये दादागिरी ब्रिक्स नेशंस पे तो नहीं चलने वाली है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पे एक बकायदा स्टेटमेंट दी है, जहां पे उन्होंने ये बोला है, जितना डोनाल्ड ट्रंप डी डॉलराइजेशन और टैरिफ्स का थ्रेट देंगे, उतना ही तेजी से हम लोग एक अल्टरनेटिव करेंसी को लेके आएंगे। अब इसी मुद्दे पे इंडिया का स्टांड समझना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांता दास मीडिया के सामने आते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, जहां पे वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया एक्टिवली यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं देख रहा है और इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो काफी हेल्दी हैं इस टाइम पे। इसमें यूएस डॉलर काफी बड़ा कंपोनेंट है। तो इससे ये तो समझ आ जाता है कि इंडिया इमीडिएटली कोई डी डॉलराइजेशन पे बात नहीं करना चाहता है। हो सकता है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी भी हो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ्रेंडशिप के चर्चे पूरी दुनिया में भी है। और रिसेंट दोहा फोरम पे जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से डी डॉलराइजेशन की बात की जाती है, तो वो भी ऐसे ही एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस काफी अच्छे हैं, हमारा ट्रेड यूएसए के साथ काफी अच्छा है, इसलिए हम लोग इमीडिएटली कोई डी डॉलराइजेशन पे बात नहीं करना चाहते, ना ही यूएस डॉलर कोई अल्टरनेटिव देख रहे हैं। अब ये एक डिप्लोमेटिक मूव क्यों है? क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी लोकल करेंसीज के अंदर अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, मालदीव्स के साथ, दुबई के साथ और चाइना के साथ। थोड़ा थोड़ा ट्रेड लोकल करेंसीज के अंदर होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। पर क्या यूएस के टैरिफ थ्रेट से इंडिया की इकोनॉमी शेक हो सकती है? तो भाई पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने बहुत स्मार्टली अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, किसी भी एक कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखी है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये इंपैक्ट डाल सकता है, बट लॉन्गर रन के अंदर यूएस के टैरिफ का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला इंडियन इकोनॉमी के अंदर और इंडिया के ट्रेड पे, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इंडिया के ट्रेड की यूएस डॉलर पे। यहाँ पे ये कहना मुश्किल नहीं हुआ कि ब्रिक्स बनने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज का एक ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा सटीक है और इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आया भी नहीं है। और इसी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल भी है। अब हर बार आप दादागिरी नहीं कर सकते हो, किसी भी कंट्री को आप बुली नहीं कर सकते हो। जो आपके पास पैसे वेपन्स का एक्सेस है वो अब बाकी कंट्रीज के पास भी आ चुका है। कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेप्ट को देखते हुए ब्रिक्स एक नया ग्लोबल पावर बन सकता है और इसी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को देखते हुए नेटो कंट्री टर्की ने भी ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया और उसी के साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और बॉल ब्रिक्स कंट्रीज के कोर्ट के अंदर है, जहां पे वो डिसाइड करेंगे अब किसको इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना। वो इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसे वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी वजह से उन्हें ब्रिक्स ग्रुप एक होप की तरह दिख रहा है, जहां पे उनका ग्लोबल ट्रेड बेटर हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का डोमिनेंस हटाने में ब्रिक्स उनकी हेल्प कर सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं उनको दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। इसी वजह से 40 से ज्यादा कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने का अपना इंटरेस्ट दिखाया। और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे चाइना युआन को यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने, इंडिया भी अपनी करेंसी को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसके लिए सबसे पहले आत्मनिर्भर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया को। अपनी ट्रेड डिपेंडेंसी को वेस्टर्न कंट्रीज से कम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा पुश देना पड़ेगा और उसके बाद और वो दिन दूर नहीं जहां पे इंडिया बन सकता है एक नया ग्लोबल पावर। आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का डोमिनेंस पूरी दुनिया से कम होने वाला है? क्या डी डॉलराइजेशन एक्चुअल के अंदर हो सकता है? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ऐसी और सारी वीडियोस। थैंक यू। Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices.